वेलकम बैक बच्चों। मिशन 2022 ट्रेड वेल्डर। हम डीजीटी के आधिकारिक पोर्टल bharatskills.gov.in पर उपलब्ध वेल्डर ट्रेड के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट वीडियो पार्ट 7A में हमने इस अभ्यास टेस्ट के पहले 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आज के इस वीडियो में पार्ट 7B में हम बचे हुए बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेस्ट को। विच वेल्डिंग मेथड इज स्टार्टिंग ऑफ वेल्डिंग डन बाय यूजिंग स्टील वुल और आयरन पाउडर। आयरन पाउडर और स्टील वुल एक लोहे का बना हुआ कुछ चीज़ रख देते हैं, मतलब जैसे कोई मेटल चिप्स नहीं निकलती, अरे जैसे झांबा होता है ना बर्तनों को मारने वाला, आयरन, हम उसको क्या बोलते हैं, आयरन स्टील वुल कह देते हैं। हम वहाँ से एक आर्क उत्पन्न करते हैं और फिर वो वेल्डिंग होनी शुरू हो जाती है। वो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है, क्योंकि फ्लक्स के नीचे वो चिपक तो नहीं गया उसमें मेटल पे, आर्क बन जानी चाहिए ना, उसके बाद हमारी वेल्डिंग मशीन आगे चलनी चाहिए। ये सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं, महंगी होती हैं वो। तो इसको आर्क को उत्पन्न करने के लिए हमें स्टील वुल का या आयरन पाउडर उसके नीचे, उसको बस हम टच कर देते हैं और फिर मशीन चालू कर देते हैं। तो एक आर्क जो उत्पन्न होती है उससे वो आयरन पाउडर या स्टील वुल पिघल जाती है और बाद में हमें वो आर्क स्टेबल मिल जाती है और वेल्डिंग होती रहती है। इसका आंसर है ए, SAW यानी कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। व्हाट आर द गैसेज मिक्स्ड फॉर शील्डिंग इन FCAW। FCAW का पूरा नाम है फ्लक्स कोल्ड आर्क वेल्डिंग। ये भी एक सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग होती है। इसमें जो आपकी इलेक्ट्रोड है, जो वायर है, उसके अंदर होल होता है और वहाँ पर हमने फ्लक्स को छुपाया होता है। बहुत महीन एक होल होता है, क्योंकि अगर इसका डायमीटर आप देखोगे ना इस वायर का, वो डायमीटर ही 1.2 mm होता है। उसके अंदर हमने फ्लक्स को छुपाया हुआ है। तो जब ये आर्क बनती है तो फ्लक्स वहाँ से निकलता है और एक गैसेज बनाता है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है फ्लक्स कोल्ड आर्क वेल्डिंग में कौन कौन से मिक्सचर गैस का यूज़ करते हैं। इसका सही आंसर है आर्गन और CO2। आर्गन आपकी वेल्डिंग की क्वालिटी को अच्छा करता है और CO2 आपकी आर्क की स्टेबिलिटी को बेहतर करता है, क्योंकि आर्गन और हीलियम का प्रयोग करके आर्क की स्टेबिलिटी उतनी अच्छी हमें प्राप्त नहीं होती है। तो इसमें आर्गन 80% और CO2 20% इस मिक्सचर को आमतौर पर यूज़ किया जाता है। वैसे ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, आप खाली आर्गन भी इस्तेमाल कर सकते हो, CO2 को खाली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए। आर्गन और CO2 के मिक्सचर को प्रयोग करना चाहिए। हीलियम में हालांकि आर्क स्टेबिलिटी आर्गन से ज़्यादा होती है, लेकिन हीलियम बहुत हल्की होने की वजह से वो शील्डिंग अच्छी नहीं दे पाती। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लक्स कोड वायर्स आर यूज इन FCAW। FCAW में कितने प्रकार की फ्लक्स कोड तारों का प्रयोग किया जाता है। FCAW में फ्लक्स कोड तार ही प्रयोग करे जाती हैं। अब ये क्या पूछना चाह रहे हैं, 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप, 5 टाइप। फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं, फ्लक्स के कारण उनका वर्गीकरण क्या है। तो फ्लक्स के कारण इनके 2 वर्गीकरण में हम रखते हैं। एक होता है र्यूटाइल टिटेनियम डाइऑक्साइड और एक होता है बेसिक, जिसको हम कैल्शियम कंपाउंड यानी कि लो हाइड्रोजन की वजह से, जो लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स होता है, उस तरीके की फ्लक्स को हम प्रयोग करते हैं। फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग में फ्लक्स से रिलेटेड कितने टाइप्स होते हैं, वो 2 टाइप होते हैं, र्यूटाइल और बेसिक। विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड प्रोवाइड्स प्रोटेक्टिव स्लैग इन फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग। फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार का इलेक्ट्रोड फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग में सुरक्षात्मक स्लैग प्रदान करता है। ट्यूबुलर कोड फ्लक्स इलेक्ट्रोड, यस यही है, क्योंकि फ्लक्स कोड में हम, जैसे मैंने आपको बताया था, उनके बीच में, मतलब पूरे उस वायर के बीच में हमने फ्लक्स छुपाया होता है, उसको ट्यूबुलर ही कहते हैं। ट्यूबुलर मतलब ट्यूब जैसा है, वो गोल ट्यूब जैसा है, उसके अंदर हमने फ्लक्स को डाला हुआ है। तो इसका आंसर है ट्यूबुलर। एक्सटर्नल नहीं होता, एडिशनल कोड नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि 2 मुआ सांप है वो एडिशनल कोड नहीं है, और शील्डेड गैस टाइप तो बिल्कुल भी नहीं। What device is used to protect face from ultraviolet and infrared radiation during welding। वेल्डिंग के दौरान UV और इंफ्रारेड विकिरण से चेहरे की रक्षा के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आप सबको पता है चेहरे को किससे, कौन सा PPE है, कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, वो हेलमेट है या स्क्रीन है। तो इसका आंसर क्या होगा, हेलमेट विद फिल्टर्ड ग्लास, कलर्ड ग्लास, मतलब काले रंग के जो ग्लास होते हैं वो लगा हुआ हेलमेट आपके चेहरे को सुरक्षा प्रदान करेगा अल्ट्रावायलेट रे या इंफ्रारेड रे जो आर्क वेल्डिंग से उत्पन्न हो रही हैं, उसको आपके चेहरे पे नहीं पड़ने देगा। तो इसका सही ऑप्शन है D, हेलमेट विद फिल्टर्ड कलर ग्लास। अब ये जो ब्लैक ग्लास हैं, इसको शेडिड ग्लास भी कहते हैं, फिल्टर कलर्ड ग्लास भी कहते हैं। ये इनके नंबर्स होते हैं 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे होते होते 13, 14 तक इनके नंबर होते हैं। जैसे जैसे इनका नंबर बढ़ता चला जाता है उतने ही ये डार्क होते रहते हैं। तो जिस वेल्डिंग प्रक्रिया में ज़्यादा चमक निकलती होगी उसके लिए हमें ज़्यादा काला यानी कि हायर नंबर ऑफ
ये ग्लासेस को यूज़ करना पड़ता है अपनी हेलमेट स्क्रीन में। What protective equipment PPE is used to protect hand from burning injury? हाथ को जलने की चोट से बचाने के लिए किस सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग किया जाता है? हम सब जानते हैं उनको ग्लव्स कहते हैं, हैंड ग्लव्स कहते हैं उनको, लेदर ग्लव्स। जो आंसर है वो डी है, लेदर ग्लव्स। एप्रन आपके धड़ को बचाता है, गॉगल्स आपकी आंखों को बचाता है, प्रोटेक्टिव शील्ड आपके चेहरे को बचाती है। इसका एक ही आंसर है जो आपके हाथों को बचाएगा, वो है लेदर ग्लव्स। विच गैस इज जनरेटेड ड्यूरिंग GMAW ऑन यूजिंग CO2 एज शील्डिंग गैस? अगर आप गैस मेटल आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं और आपने सिर्फ CO2 का प्रयोग किया हुआ है, मतलब उसमें आर्गन का मिक्सचर नहीं किया है, कर भी देते हैं कभी कभी, लेकिन आमतौर पे ये CO2 गैस से ही होती है। इसको मैग भी कहते हैं, MAG, मैग वेल्डिंग भी कहते हैं। तो अगर आपने CO2 का उपयोग किया हुआ है और आप GMAW से वेल्डिंग कर रहे हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? हीलियम तो एक इनर्ट गैस है, वो तो उत्पन्न नहीं हो सकती। CO2 गैस आपने यूज़ करी है, मेटल को आप पिघला रहे हैं, तो हीलियम गैस तो इनमें से यूज़ नहीं होगी, तो पहला ऑप्शन गलत है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, यस हो सकता है ये आंसर, लेकिन अगले आंसर्स पढ़ लेते हैं। आर्गन भी एक इनर्ट गैस है, वो तो नहीं निकलेगी। ऑक्सीजन का उत्पादन ऐसे नहीं होता। वेल्डिंग करते हुए अगर ऑक्सीजन बनने लगेगी तो एक तो हमारा वातावरण अच्छा हो जाएगा, वेल्डिंग और ज़्यादा करेंगे हम, और दूसरा उस ऑक्सीजन से हमारा ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो एक फ़ायदा और एक नुकसान हो जाएगा। ऑक्सीजन नहीं निकलती है बच्चों इसमें। इसका एक ही आंसर सही है, वो है ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। व्हाट टाइप ऑफ लेंस शेड इज़ टू बी फिक्स्ड इन हेलमेट वाइल डूइंग मिग वेल्डिंग? मिग वेल्डिंग को करते हुए हेलमेट में कौन से नंबर का शीशा लगना है, ये पूछ रहे हैं। देखिए इसका आंसर की में दे रखा है 12, ऑप्शन डी। पर मैं इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा, समझ नहीं रहा हूँ या पता नहीं मुझे। ऐसा नहीं है कि आप 12 की जगह उसको 11 नंबर का आप शीशा लगा देंगे तो आपकी आंखें ख़राब हो जाएंगी। इसका असली वजह क्या है? असली वजह मैं बता रहा हूँ। आपने कौन सी इलेक्ट्रोड यूज़ करी है और उसके लिए आपने कितना एम्पियर करंट सेट करा है, उसके अनुसार आपकी हीट और लाइट जनरेट होने वाली है। जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतना ही ज़्यादा आपको डार्क शीशा लगाना पड़ेगा। इसका आंसर इन्होंने 12 दिया है, आई डोंट नो वाई। 0.8 अगर mm वायर आप यूज़ कर रहे हैं मिग वेल्डिंग में, तो उसके लिए 12 नंबर का क्यों आवश्यकता है? 10 और 11 नंबर से काम क्यों नहीं चलता है, पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है, कौन से स्टैंडर्ड में ये लिखा हुआ है। एनीवे, आप जब भी हेलमेट का प्रयोग करें अपने वेल्डर के जीवन में, तो आप मैन्युफैक्चरर जो भी रिकमेंड कर रहा है आप उस मैन्युफैक्चरर की बात को मानना इक्विपमेंट खरीदते हुए। पर इसका आंसर आप याद कर लो, इसमें मुझे कुछ समझाने को नहीं है। ये नंबर से चलते हैं, कितना डार्क है कितना काला है वो शीशा। तो A12 ये नंबर को आप यूज़ कर सकते हैं, तो इसका आंसर है डी। व्हाट इज़ द लेंस शेड फिटेड इन अ हेलमेट एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ वेल्डिंग कोड फॉर सेटिंग ऑफ 150 एम्पियर्स इन MMAW? अगर अब यहाँ पर इन्होंने एम्पियर्स लिख दिया ना, आपने कितना करंट सेट करा है, तो इससे एक कोड का स्टैंडर्ड निकल के आ सकता है, वो है आपका A11। ये बात समझ में आ रही है मुझे? तो यहाँ पर ये आंसर सही हो जाता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से फ्रेम करना चाहिए था। हम सिर्फ ये नहीं पूछ सकते कि मिग में आप कितना कौन सा कलर का ग्लास यूज़ करेंगे, कौन से नंबर का ग्लास यूज़ करेंगे, क्योंकि मिग में कई प्रकार आपने कितना करंट सेट करा है और कितनी ऊर्जा यानी कि हीट और कितनी लाइट निकल रही है, उस पर निर्भर करेगा कि आप कौन सा ग्लास यूज़ करेंगे। इसका आंसर सही है बी। विच टाइप ऑफ एप्रन इज सुटेबल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट एंड रेडिएशन ड्यूरिंग वेल्डिंग? वेल्डिंग करते हुए ऊष्मा से और रेडिएशन, जो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशन निकल रहे हैं, उससे बचाने के लिए किस प्रकार के एप्रन का आप प्रयोग करेंगे या कौन सा एप्रन उपयुक्त है? सिल्क एप्रन वेल्डिंग करते हुए सिल्क के कपड़े नहीं पहनना, उसमें तो बहुत जल्दी आग लग जाती है और चिपक जाता है सिल्क। तो सिल्क के कपड़े तो कभी भी वेल्डिंग के आसपास होने नहीं चाहिए, तो एप्रन तो बहुत दूर की बात है। ऑप्शन ए गलत हुआ। कॉटन एप्रन भी आग पकड़ लेता है, आप सब जानते हैं, सूती कपड़ा आग पकड़ लेता है, हालांकि सिल्क से बेहतर हो, मतलब एप्रन तो कॉटन का हम नहीं बनाएंगे। सी है लेदर एप्रन। यस, लेदर एप्रन आप पहनना चाहिए, क्योंकि लेदर एप्रन एक तो बहुत जल्दी से जलता नहीं है और वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, मतलब इधर की ऊष्मा आपके शरीर तक नहीं जाने देता। तो लेदर एप्रन जो है वो आपको रेडिएशन से भी बचाता है और हीट से भी बचाता है। एस्बेस्टस एप्रन, इसे अगर इसका कोई एप्रन बनता हो एस्बेस्टस का, तो उसको पहन के चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चों, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका एक आंसर सही है, वो है सी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट एक्स शोन? ये जो एक्स जो पार्ट दिखा रखा है GMAW के वायर फीड यूनिट का, ये क्या है? ये वायर फीड रोलर है। मतलब ये जो बीच में एक पतला सा आपको वायर जाता दिखाई दे रहा है, उसको आगे गन की तरफ या टॉर्च की तरफ उसको धकेल रहा है, वायर फीड रोलर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये गियर बॉक्स नहीं है, ये रोलर होते हैं। ये गियर जैसा दिखा रखा है, लेकिन ये रोलर होते हैं। इसके अंदर एक ग्रूव बना होता है, वो ग्रूव उतना बड़ा होता है जितना मोटा
जितने डायमीटर का आपका तार है। ये सेंटर गाइड नहीं है, सेंटर गाइड तो आपकी ये है। और डी ऑप्शन दे रखा है आइडलर गियर, वो हम देख चुके हैं, वो आइडलर गियर आपका ये वाला है। विच एंगल ऑफ प्री सेटिंग इज टू कंपनसेट डिस्टॉर्शन ऑन हॉरिजॉन्टल सिंगल वी बट जॉइंट मेटल, थिकनेस 10 mm एंड रूट गैप 2 mm। क्षैतिज एकल वी बट संयुक्त धातु मोटाई 10 mm और रूट गैप 2 mm के विरूपण की भरपाई करने के लिए पूर्व सेटिंग का कौन सा कोण है? अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं हमें कोई बट जॉइंट बनाना है वी ग्रूव का। अब हमें डिस्टॉर्शन में हम ये समझे थे कि जब भी हम वेल्डिंग करेंगे ये इसको उठा देगा प्लेट। वैसे तो सीधी प्लेट होनी चाहिए थी, ये वी जैसे ही इस पर वेल्डिंग करोगे तो ये प्लेट ऐसे उठ जाएंगी। तो हमारे पास एक तरीका होता है, हम पहले ही उसको उल्टी दिशा में मोड़ देते हैं। बट जॉइंट मतलब बिल्कुल सीधा एक प्लेन में दोनों प्लेटें जुड़ने वाली हैं, लंबाई या चौड़ाई बढ़ाने वाले हैं हम इन प्लेट की। तो ये 180 डिग्री में एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, एक प्लेन में जुड़ती हैं। तो हमारे पास एक तरीका होता है कि हम पहले उसको उल्टी दिशा में मोड़ देते, जिस दिशा में वेल्डिंग के बाद ये मोड़ना चाह रही है उससे उल्टी दिशा में मोड़ देते हैं। तो अब ये चीज़ समझने के बाद देखते हैं आंसर कौन सा सही है। देखिए, अगर इसको वेल्डिंग के बाद डिस्टॉर्शन होने के बाद इसको 180 डिग्री के आसपास आना है तो इसका मतलब हमें पहले इसकी वेल्डिंग करने से पहले इसका कोण 180 से ज़्यादा रखना चाहिए। तो इसका आंसर है डी, क्योंकि 180 से एक ही कोण ज़्यादा है इसमें, वो है 183। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेसिक वेल्डिंग पोजिशन इन GMA वेल्डिंग? गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसको हम आम भाषा में मिग भी कह देते हैं। मिग नहीं है पर वो मैग है, ओके। क्योंकि अगर उसमें CO2 हम लगा रहे हैं गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में, हम CO2 का प्रयोग करते हैं, इनर्ट गैस का प्रयोग नहीं करते, पर हम उसको मिग वेल्डिंग कह देते हैं। सो GMAW में कौन कौन सी पोजीशन में वेल्डिंग, बेसिक कौन कौन सी पोजीशन होती है? उसकी 3 बेसिक पोजीशन होती हैं बच्चों। फ्लैट पोजीशन यानी कि 1G, हॉरिजॉन्टल पोजीशन यानी कि 2G एंड वर्टिकल पोजीशन यानी कि 3G, अपहिल या डाउनहिल। ओवरहेड पोजीशन पे हम आमतौर पर GMAW वेल्डिंग को नहीं करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो 3 बेसिक इसकी पोजीशन होती है। मैं ये नहीं कह रहा करनी नहीं चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ ओवरहेड पोजीशन में हम आमतौर पर नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हुआ 3 टाइप्स। Which is the weld position of GMAW if the welding is deposited under side of the job? जॉब के अगर नीचे आपको वेल्डिंग का डिपोजिशन करना है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग से, वही जो मैंने इससे पहले वाले में बताया, हम इसको मना नहीं कर रहे लेकिन करनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर मजबूरी में अगर आपको करनी ही पड़ रही है, जॉब के नीचे वाली सतह पे वेल्डिंग करनी पड़ रही है, तो वेल्डर की पोजीशन हो जाती है ओवरहेड यानी कि 4G। तो इसका आंसर है ओवरहेड पोजीशन, ऑप्शन सी। व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट्स आर मेड बाय ग्रूव वेल्ड्स इन GMAW वेल्डिंग? ग्रूव बनाने के बाद ही वो वेल्डिंग करी जाती है GMAW वेल्डिंग में, वो है आपका बट जॉइंट। क्योंकि टी जॉइंट हो, कॉर्नर वेल्ड जॉइंट हो, लैब जॉइंट हो, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि इसमें ग्रूव नहीं बनाते हैं, लेकिन इनका बिना ग्रूव बनाए भी ये वेल्डिंग हो जाती है। पर बट जॉइंट को आप सिर्फ स्क्वायर ग्रूव प्रिपरेशन में ही आप बिना ग्रूव बनाए कर सकते हैं, और वो पतली प्लेटों में होती हैं। स्क्वायर जो वेल्ड प्रिपरेशन है वो बहुत पतली प्लेटों के लिए रिकमेंड की जाती है, और GMAW पतली प्लेटों के लिए हम प्रयोग नहीं करते। इसमें वेल्डिंग डिपोजिशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, आर्क वेल्डिंग से ज़्यादा होता है, इसलिए इनको मोटी प्लेटों के लिए करते हैं। तो बट जॉइंट ही इसका सबसे बेहतर आंसर है। बट जॉइंट में हमें ग्रूव बना के ही वेल्डिंग करनी पड़ती है, बाकी तीनों जॉइंट में बिना ग्रूव बनाए भी वेल्डिंग हो जाती है। व्हाट इज़ द एंगल मार्क्ड एज X इन द फिलेट वेल्ड शोन? दिखाए गए फिलेट वेल्ड के कोण को वॉट X के रूप में चिन्हित किया है। ये एक फिलेट वेल्ड है, देखिए इसमें ग्रूव नहीं बनाया ना, ये एक टी जॉइंट है, इसमें ग्रूव नहीं बनाया, इसमें एक वेल्डिंग करी है आपने, और ये एरो ये बता रहा है कि वेल्डिंग इस डायरेक्शन में हो रही है। हमसे ये पूछा गया है ये जो कोण बता रहा है ये क्या है? इसके आंसर को देख लेते हैं। बेस मेटल, ये कोण बेस मेटल, कोण कभी बेस मेटल नहीं बताता है। वेल्ड मेटल भी ये नहीं बता रहा है, वेल्ड मेटल को हम कोण से नहीं बताते हैं। टी जॉइंट को भी ये नहीं बता रहा है, और डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल को भी ये नहीं बता रहा है। इसके चारों आंसर्स बिल्कुल इररेलेवेंट हैं। इस क्वेश्चन का मुझे नहीं लगता कि इन चारों में से कोई आंसर है। ये जो फिगर है, ये जो पिक्चर आपको दिखाई गई है, और इसमें जो ये कोण दिखाया गया है, ये आपको एंगल ऑफ नोजल का इंक्लिनेशन, मतलब नोजल का झुकाव का एंगल परपेंडिकुलर डायरेक्शन से ये दिखा रखा है, और ये 10 से 15 डिग्री रखा जाता है। वेल्डिंग अगर आप, ये GMAW की वेल्डिंग है बच्चों, GMAW की वेल्डिंग में अगर आप हॉरिजॉन्टल, अगर इसको मैं हॉरिजॉन्टल यानी कि 2G पोजीशन मान लूँ, तो आपकी वेल्डिंग की जो नोजल है उसका जो टिल्ट है, जो झुकाव है, वो वर्टिकल से 10 से 15 डिग्री होना चाहिए। तो इसमें आंसर में तो ये ऐसा कोई ऑप्शन लिखा नहीं हुआ है, तो भाई मैं इसका आपको आंसर देख के बता सकता हूँ। इसका आंसर की में दिया है, निमी के क्वेश्चन बैंक की आंसर की में दिया है डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, ऑप्शन डी। अब मैं ये नहीं समझ पाया हूँ कि कोण, ये तो कोण है ना जो दिखा रखा है, कोण को डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग से कैसे दर्शाया जाता है?
डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग तो ये एरो दर्शा रहा है, पर एक्स तो हमें कहीं और लिखा हुआ है, हमसे तो एक्स पूछा गया था ना क्वेश्चन में। तो भाई मेरी तरफ से तो ये क्वेश्चन इनवैलिड है, पर आप आंसर को रट लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शील्डेड गैस इज यूज इन मिग वेल्डिंग। मिग वेल्डिंग का पूरा नाम होता है मेटल इनर्ट गैस। तो मेटल इनर्ट गैस में हम या तो आर्गन प्रयोग करेंगे या हीलियम प्रयोग करेंगे। इनर्ट गैस यही दो होती हैं जो हम वेल्डिंग में यूज़ करते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है आर्गन, ये सही है। आर्गन प्लस 20% CO2, ये हम FCAW फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग में करते हैं इस मिक्सचर का यूज़। पर CO2 क्योंकि इनर्ट गैस नहीं है तो इसको मिग में हम नहीं करते हैं। ऑक्सीजन का तो जिक्र ही नहीं आना चाहिए। और हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, उसको वेल्डिंग में हम प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वेल्ड इज डेवलप्ड इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग। किस प्रकार के वेल्ड को विकसित किया जाता है इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग। देखिए नीचे जो आंसर लिखे हैं, गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग का इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग से कोई दूर दूर तक का मतलब नहीं है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग का मतलब है, क्योंकि इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग में जो पिघला हुआ स्लैग है उसके रेजिस्टेंस से ही वो ऊष्मा उत्पन्न होती रहती है और फिलहाल धातु पिघलता रहता है। तो ऑप्शन बी सही हो सकता है। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का भी इससे एक मतलब निकलता है इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग का, क्योंकि उसमें भी आपको आर्क दिखाई नहीं देती, इसमें भी आपको आर्क दिखाई नहीं देती। शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग का इसका दूर दूर तक का कोई मतलब नहीं है। तो इसमें आंसर बी और सी में से कोई सा एक है। आंसर की में इसका आंसर लगा रखा है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो आप इसको याद कर लेना। ये शायद क्वेश्चन में ये लिखना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग किस वेल्डिंग प्रक्रिया के बाद डेवलप हुआ, किसका एक हायर वर्जन है, तो उसको हम सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग शायद कह सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन को की लैंग्वेज ऐसी नहीं है जो मैं समझ पा रहा हूँ। इन्होंने आंसर दिया है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। आप इसको सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग याद कर लेना। इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का एक डेवलप्ड स्वरूप है, एक प्रक्रिया है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेटल ट्रांसफर्स इन GMAW CO2 वेल्डिंग प्रोसेस। जब हमने मेटल ट्रांसफ़र की एक वीडियो में समझा था, 4 तरीके के मेटल ट्रांसफ़र होते हैं। ग्लोबुलर, स्प्रे, फ्री फ्लाइट भी उसको कहते हैं, और डिप मेटल ट्रांसफ़र या शॉर्ट सर्किटिंग भी उसको कहते हैं, और चौथा था हमारा पल्सिंग। और GMAW विद CO2 गैस वेल्डिंग में ये चारों ही तरीके के मेटल ट्रांसफ़र होते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कौन सी मशीन यूज़ करी है, कितना करंट सेट करा है, और वेल्डर कितनी दूर रख के उसको कर रहा है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं। इसमें 4 आंसर सही है। चारों ही तरीके के मेटल ट्रांसफ़र तरीके होते हैं गैस मेटल आर्क वेल्डिंग और CO2 में। पर डिप वाला जो तरीका है वो सिर्फ इसी वाली उसमें दिखाई देता है। इस प्रक्रिया में ही हमें शॉर्ट सर्किटिंग वाला दिखाई देता है। और आर्क वेल्डिंग में हम शॉर्ट सर्किटिंग नहीं करते, टिग में हम शॉर्ट सर्किटिंग नहीं करते, बाकी किसी में हम शॉर्ट सर्किटिंग नहीं करते। एक इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग में करते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। तो एक ही इसमें तरीका है, वो मतलब इसका एक आंसर है, वो है चारों तरीके के इसमें हो सकते हैं। आंसर डी सही है। व्हाट इज़ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन GMAW वायर फीड यूनिट। GMAW वायर फीड यूनिट में एक्स के रूप में क्या चिन्हित किया गया है। एक्स कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। ये गियर बॉक्स नहीं है, ये आइडलर गियर भी नहीं है। आइडलर गियर तो ये है, हमने पहले देख लिया। ये वायर फीड रोलर भी नहीं है, वायर फीड रोलर तो ये है, वो भी हमने देख लिए। ये है इनपुट गाइड असेंबली। ये जो तार है जब ये इस वायर फीडर के अंदर आ रहा है तो वो उसको गाइड कर रहा है। तो इसका ऑप्शन है डी। और आपको ये जान के खुशी होगी कि आंसर की में ये ऑप्शन दे रखा है बी, आइडलर गियर। आइडलर गियर नहीं हो सकता। ये आइडलर गियर तो ये है, हमने पहले वाले क्वेश्चन में देख लिया। ये तो वहाँ गलती थी या यहाँ गलती थी, और मैं आपको बता रहा हूँ ये गलती यहाँ है। इसको हम इनपुट गाइड असेंबली कहेंगे, और ये वाली चीज़ जो है ये आउटपुट गाइड असेंबली कहलाती है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ इसका आंसर की में गलत दे रखा है। सही आंसर इसका ये है, पर अगर परीक्षा में ये सवाल आ जाए तो इसका आंसर आप सी, ऑप्शन सी लगा देना। भाई इससे ज़्यादा क्या करूँ। देखिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मुझे मालूम है कि मैं एक बहुत बड़ी एजेंसी के सवालों में गलती निकाल रहा हूँ, जो 2 साल से उनके पोर्टल पे ये पड़े हुए हैं, ये सवाल अपलोडेड हैं। पर जो गलत है वो गलत है, मैं उसको सही नहीं कह सकता। हो सकता है मुझे समझ में ना आ रहा हो सकता है मेरी जानकारी कम हो, और उसको मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं आपको अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ, अपनी पूरी जानकारी के साथ बता रहा हूँ कि ये ऑप्शन गलत दे रखा है आंसर की में। पर अगर आप मेरे कहने पे चलेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे एग्ज़ाम में। इसलिए आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनके आंसर को याद कर लेना, लेकिन पूरी ज़िंदगी के लिए जो मैं कह रहा हूँ उसको मान लेना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट एक्स इन GMAW प्रिंसिपल ऑफ CO2 वेल्डिंग। ये CO2 वेल्डिंग में जो हो रहा है, जो पार्ट एक्स है, इसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट टिप। इसको क्या कहते हैं हम, कॉन्टैक्ट टिप। ये अंदर एक टिप होती है जिसके अंदर से हमारी वायर निकल के आती है, कॉन्टैक्ट टिप, बी ऑप्शन।
और ये और नोज़ल ये ख़राब हो जाती है बहुत जल्दी, वेल्डिंग करते हो ना ये चिपक जा मतलब फ्यूज़ हो जाती है। तो कॉन्टैक्ट टिप इसका नाम है, ये आंसर बी सही है। व्हाट इज़ द एबिलिटी ऑफ मेटल टू कट अनदर मेटल? एक धातु दूसरे धातु को जब काट देता है तो वो उसकी कौन सी क्षमता होती है? हार्डनेस होती है बच्चों। वो हार्ड मेटल सॉफ्ट मेटल को काट देगा। जैसे आपका चाकू सेब को काट देता है, सेब सॉफ्ट है, लेकिन आपका चाकू शायद पत्थर को ना काट पाए क्योंकि पत्थर हार्ड है। तो जो हार्ड होता है, हार्डनेस वो गुण है जो किसी धातु को दूसरे धातु को काटने के लिए योग्य बना देता है। तो इसका आंसर है हार्डनेस। What ampere range is required for setting 1.2 mm filler wire for welding mild steel in MIG mag welding? MIG और mag welding में 1.2 फिलर वायर को अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो करंट कितना सेट करें, ये सवाल है। तो आप उसमें करंट देखिए 90 से लेके 150 तक 0.8 के लिए सेट किया जाता है। तो जाहिर सी बात है 1.2 से 0.8 से तो मोटी है ना, तो 0.8 से मोटी है तो उसके लिए 150 से ऊपर का करंट हमें सेट करना होगा। अब नीचे ऑप्शन में देखते हैं। 50 से 100 डिग्री 100 एम्पियर 50 से 100 एम्पियर ऑप्शन ये गलत है। 70 से 120 एम्पियर ऑप्शन गलत है। 90 से 150 ये जो रेंज है ये 0.8 की है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। 1.2 के लिए 1.2 mm फिलर वायर के लिए हमें जो एम्पियर सेट करने होंगे वो करने होंगे 100 से 225। इस रेंज के बीच में आप जहाँ पर वेल्डर को सही लगता है, जहाँ पर उसकी वेल्डिंग स्टेबल हो रही है, आर्क उसकी स्टेबल बन रही है, वेल्डिंग अच्छी हो रही है, वो करंट इस रेंज में वो सेट कर सकता है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन इन थर्मिट वेल्डिंग? थर्मिट वेल्डिंग में या कोई भी वेल्डिंग में आपका जो टेम्परेचर प्राप्त होता है, मतलब उस एक्सोथर्मिक रिएक्शन से जो टेम्परेचर आपको प्राप्त हो सकता है जिसमें आयरन ऑक्साइड पिघल जाएगा, वो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए, क्योंकि आयरन का पिघलने का तापमान है 1450 डिग्री सेंटीग्रेड या 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। ठीक है। अब आप कहें सर आपने तो हमें 9000 डिग्री सेंटीग्रेड भी बता रखा है। मैं पहले भी इस बात का आंसर आपको दे सकता हूँ, दिया है। कितने टाइम के लिए वो हीट आपने एक ही जगह पे उत्पन्न करके रखे, तो मैक्सिमम तापमान क्या अटेनेबल है वो 9000 भी हो सकता है, लेकिन किसी सोर्स का, चाहे वो इलेक्ट्रोड हो, चाहे वो फ्लेम हो या आपकी थर्मिट वेल्डिंग हो, 3000 डिग्री के आसपास होगा। अब आंसर देख लेते हैं। 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तो बहुत ज़्यादा हो गया। 4000 डिग्री सेंटीग्रेड जो सी ऑप्शन है वो भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये जो डिग्री सी दे रखे हैं ये तो ऑप्शन गलत है। 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट और 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में मुकाबला है। अगर आप ये कैलकुलेशन करें, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, जब हमें फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलना हो या सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो हम फॉर्मूला लगाते हैं C/100 = F - 32/180। तो इसमें F का हमें मान दे रखा है 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हमें C निकालना है। C निकाल के आप देखोगे तो 2750-2760 डिग्री के आसपास वो आना चाहिए, और यही वो 3000 डिग्री के आसपास वो टेम्परेचर है जो हमारा वेल्डिंग में प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर है बी। Which type of welding is to be used to make joint of thick pipes of rails? रेल के थिक पाइप को बनाने के लिए किस वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है? मोटे पाइप बनाने हैं, मोटे पाइप का जोड़ लगाना है। थर्मिट वेल्डिंग, ओके, ये तो सारे आंसर थर्मिट वेल्डिंग के हैं। तो थर्मिट वेल्डिंग विद प्रेशर थर्मिट वेल्डिंग 2 जगह दे रखा है। अब ये बहुत अच्छी बात है। अब क्या लगाऊं? इसका आंसर है सी। इसका आंसर है सी। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। दोनों अगर मोटे पाइप हैं, देखिए थर्मिट वेल्डिंग, अगर आप सिर्फ थर्मिट वेल्डिंग या फ्यूजन वेल्डिंग करेंगे तो वो आपका सारा का सारा, अगर फिर आपको दूर रखना पड़ेगा, दोनों पाइप के बीच में गैप रखना पड़ेगा ना भाई, वी बना के। तो जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा वो तो हीट 9 मिनट तक चलती रहती है। वो आर्क वेल्डिंग जैसी ऐसी नहीं है कि तुरंत खत्म हो जाएगी। 9 मिनट तक पिघली हुई अवस्था में अगर आपका आयरन ऑक्साइड रहेगा तो वेल्डिंग पाइप के अंदर नहीं घुस जाएगा, वो सारा जॉइंट पे कहाँ रहेगा, वो तो पाइप के अंदर जाके घुस जाएगा, दूसरी तरफ जाके गिर जाएगा, मतलब इंटरनल डायमीटर की सतह पे जाके इकट्ठा हो जाएगा। वहाँ तो हमें उसको इकट्ठा नहीं करना, हमें तो जो ऊपर की सरफेस पे हमने वी बनाई है वहाँ पर रखना है। आर्क वेल्डिंग में तो क्या होता है, जल्दी से वो जमने लगता है तो इतना समय नहीं मिलता कि वो पिघल के आर पार गिर जाए, और अगर ऐसा होता भी है तो हम बैकिंग प्लेट लगाते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, पाइप को बिल्कुल सटा के रखना पड़ेगा एक दूसरे का, जहाँ पर उसका जॉइंट लगना है वहाँ पर रूट गैप नहीं रख सकते, उसको सटा के रखना पड़ेगा। तो प्रेशर लगा के रखना पड़ेगा, और वी बना के हम जब वो पिघली हुई अवस्था में थर्माइट का यानी कि आयरन ऑक्साइड उसके ऊपर डालेंगे तो वो थर्मिट वेल्डिंग हो जाएगा। तो इसका आंसर है प्रेशर थर्मिट वेल्डिंग। यही आंसर दे रखा है आंसर की में, पर दोनों में से कौन सा सही है? उन्होंने कहा सी, हमने कहा सी। दोनों प्रेशर थर्मिट वेल्डिंग है। आप भी इस पे यही आंसर अपना चेप देना। दोनों प्रेशर थर्मिट वेल्डिंग, कैसे आंसर को बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज इलेक्ट्रॉन बीम जनरेटेड? ओके, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग एक न्यूअर
मतलब एक नए ज़माने की वेल्डिंग तकनीक है। जैसे लेज़र है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग है, प्लाज्मा है, ये सारी की सारी नए ज़माने की वेल्डिंग मशीनें हैं। बहुत महंगी हैं और बहुत प्रिसीजन के लिए वेल्डिंग के लिए, इसको जहाँ पर बहुत कम जगह हो, जैसे बहुत महीन काम की वेल्डिंग करने के लिए और मजबूत वेल्डिंग करने के लिए इनको प्रयोग किया जाता है। तो ये पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में इलेक्ट्रॉन बीम कहाँ जनरेट होती है और कहाँ वो कंट्रोल होती है और कहाँ वो एक्सिलरेटेड होती है। जब इसका वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, उसमें एक वैक्यूम चैम्बर होता है। उस वैक्यूम चैम्बर में इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न करते हैं और उस वैक्यूम चैम्बर में ही मैग्नेटिक फील्ड को लगाया जाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड में वो इलेक्ट्रॉन भागता है और जब वो भागता है और जहाँ पर जाके वो टकराएगा, वो अकेला नहीं है, सैकड़ों लाखों की संख्या में एक साथ पूरी इलेक्ट्रॉन की बीम निकलती है और वो जहाँ जाके टकराएंगे वहाँ पर इतनी ऊष्मा उत्पन्न कर देंगे कि वो चीज़ पिघल जाती है। इसी को हम इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग कहते हैं। इसका आंसर है वैक्यूम चैम्बर। ये इलेक्ट्रॉन बीम जो है उत्पन्न कहाँ हो रही है? वैक्यूम चैम्बर में। कंट्रोल कहाँ हो रही है? मतलब उसको हम वहीं पे गिरा सकें सारे इलेक्ट्रॉन को जहाँ पर हमें वेल्डिंग करनी है। तो ये वैक्यूम चैम्बर में ही कंट्रोल भी होती है और वहीं पे उनको रफ्तार भी पकड़ते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है। सो ये इसका आंसर है ऑप्शन डी, वैक्यूम चैम्बर। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ हीट टू मेल्ट द वर्कपीस इन एन इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग? वो अभी मैंने आपको बताया। जो हीट का सोर्स है, हीट जनरेट कैसे हो रही है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन बड़ी गति से भाग कर आ रहे हैं और वो असंख्य हैं, बहुत सारे हैं, और वो जब एक ही पॉइंट पे आके तर 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 लगेंगे तो वहाँ पर इतनी ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है कि वो चीज़ पिघल जाती है, वो धातु उस जगह से पिघल जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बाय हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स। बहुत ज़्यादा जो स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उससे वो ऊष्मा उत्पन्न होती है। बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। यही एक सही इसका उत्तर है कि वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड की वजह से हमें वो ऊष्मा प्राप्त होती है। उस ऊष्मा की वजह से तापमान इतना बढ़ जाता है कि उस धातु के गलांक तापमान से ऊपर पहुंच जाता है और धातु पिघल जाता है और पिघली हुई अवस्था में फ्यूजन होकर वेल्डिंग हो जाती है। विच वेल्डिंग प्रोसेस ग्रेनुलेटेड फ्लक्स इज फेड थ्रू हॉपर टू द वेल्डिंग स्पॉट? किस वेल्डिंग प्रक्रिया में दानेदार फ्लक्स को हॉपर के माध्यम से वेल्डिंग स्थान पर खिलाया जाता है? खिलाया, फीड मतलब वहाँ तक उसमें डाला जाता है। फीड मतलब वहाँ पर भेजा जाता है, खिलाया जाता है। हम उसको चम्मच से नहीं खिला रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नीचे दिए हुए सारे ऑप्शंस में सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में एक फ्लक्स अलग से हॉपर में रखा होता है। पीछे किसी क्वेश्चन में हमने वो फिगर देखी भी है। वहाँ पर हम एक चूरा डालते हैं फ्लक्स का और वो फ्लक्स जो है वहाँ पर आके गिरता है जहाँ पर वेल्डिंग हो रही है और उस फ्लक्स के अंदर छुपी हुई होती है हमारी आर्क। हमें आर्क दिखाई नहीं देती सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में। जब हम इसका वीडियो बनाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये ऑटोमेटिक वेल्डिंग होती है, अपने आप होती चली जाती है और एक स्लैग की लेयर पीछे बनती चली जाती है। तो इसका सही आंसर डी है, SAW, जिसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। ये एक एक्रोनिम है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज्ड का मतलब होता है डूबी हुई। व्हाट आर द पोजीशंस यूज्ड इन SAW? देखिए SAW में क्योंकि फ्लक्स जो है हम बाहर से चूरा टाइप दे रहे हैं, ओवरहेड तो नहीं कर सकते इसको, मतलब सिर के ऊपर करोगे तो चूरा वेल्डिंग की आर्क को कहाँ दबा के रखेगा? वो तो गिर जाएगा नीचे। ना ही हम उसको वर्टिकल पोजीशन में कर सकते हैं, क्योंकि वर्टिकल पोजीशन में तो नीचे गिर जाएगा। हमारी तो वेल्डिंग तो बीच में हो रही है, ऊपर जाते हुए हो रही है, नीचे आते हुए हो रही है, पर जहाँ वेल्डिंग हो रही है उसको छुपा नहीं सकता आपका। तो सिर्फ दो ही पोजीशन हमारे पास बचती हैं, एक है फ्लैट पोजीशन, दूसरी है हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो इसका आंसर डी है। आप कहें साहब हॉरिजॉन्टल पोजीशन कैसे? उसमें तो भी नीचे गिर जाएगा ना, उसका ग्रूव में से बाहर निकल जाएगा। देखिए हॉरिजॉन्टल पोजीशन हम टी जॉइंट को भी कहते हैं। अगर आपका टी जॉइंट 45 डिग्री पे झुका हुआ नहीं है, वो फ्लैट अपने नीचे रखा हुआ है और एक सीधी प्लेट ऊपर खड़ी हुई है उसके, तो जो आपको फिलेट जॉइंट बना मिला है वो हॉरिजॉन्टल मानी जाती है। उस स्थिति में हम सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग से कर सकते हैं वेल्डिंग। तो इसका सही उत्तर है डी। विच टाइप ऑफ वेल्ड्स आर ऑफन यूज्ड टू असिस्ट असेंबली और टू मेंटेन एज अलाइनमेंट ड्यूरिंग वेल्डिंग? वेल्डिंग के दौरान असेंबली को बनाए रखने के लिए या असेंबली को बनाए रखने के लिए किस प्रकार के वेल्ड का उपयोग अक्सर किया जाता है? रूट रन वेल्ड, लेवल वेल्ड, टैक वेल्ड। टैक वेल्ड है वो आंसर। वेल्डिंग को दोनों पार्ट्स को अपनी जगह पोजीशन पे लोकेट मतलब वहीं पे रहने के लिए, वेल्डिंग के डिस्ट्रॉशन में उसकी अलाइनमेंट ना बिगड़ जाए, इसके लिए हम वेल्डिंग करने से पहले टैक वेल्डिंग, जिसको हम टाँके कहते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पे टाँके लगा देते हैं ताकि ये पोजीशन अब फिक्स हो जाए, अब वेल्डर इस पर वेल्डिंग कर सकता है। तो उसको टैक वेल्डिंग कहते हैं। ये सारा टैक वेल्डिंग के बारे में हम पिछली वीडियोज़ में जान चुके हैं। वॉट इज़ द यूजुअल टॉर्च एंगल टिल्ट ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिकल इन GMAW? GMAW में वर्टिकल के दोनों ओर सामान्य मशाल कोण नहीं है, टॉर्च का एंगल जो हमारा नोजल का एंगल है। अभी आपको याद होगा पिछले किसी वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन को गलत बता दिया था कि मेरी तरफ से ये इनवैलिड क्वेश्चन है।
जिसमें उसमें डायरेक्शन ऑफ वेल्ड लिखा हुआ था। वो जो एक्स एंगल दिखा रखा है वही पूछ रहे हैं कि कितना रखते हैं वर्टिकल से हम GMAW में कितनी नोजल का एंगल टिल्ट करके रखते हैं। 10 से 15 डिग्री रखते हैं। अब देख लो आंसर कहाँ है। 10 से 20 डिग्री जो आंसर है ये सही है। 20 से 25 बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बाकी तो और भी उससे ज़्यादा हैं, तो एक ही आंसर सही है। हम इसमें 10 से 20 डिग्री उसको झुका के रखते हैं। वॉट डिफेक्ट्स अकर टू अ वेल्ड जॉइंट इफ इट इज़ प्रोवाइडेड विद इनसफिशिएंट हीट इनपुट। अगर हीट इनपुट इनसफिशिएंट है, मतलब पूरी हीट आप नहीं दे पा रहे हैं किसी भी वजह से, आपने करंट कम रखा है, आपने फ्लेम में ऑक्सीजन का प्रेशर कम रखा है, या आपने प्री हीटिंग नहीं करी है, तो जब वेल्डिंग हो रही है अगर हीटिंग पूरी नहीं मिल रही तो फ्यूजन नहीं हो पाएगा, पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगा। ये दो आंसर हैं इसके दो ही आंसर हैं, या तो फ्यूजन नहीं हो पाता है या पेनिट्रेशन नहीं हो पाता है। और मज़े की बात दोनों ही आंसर दे रखे हैं इसमें, तो इसमें ज़्यादा बेहतर आंसर है पेनिट्रेशन का, क्योंकि फ्यूजन नहीं हो रहा है वो और भी किसी कारण से हो सकता है। आपने हो सकता है अपनी स्पीड बहुत तेज़ कर ली हो सकता है आपने ग्रूव का डिज़ाइन उसका एंगल सही ना रखा हो, तो ये कारण भी हो सकते हैं लैक ऑफ फ्यूजन के। या तो आपकी आर्क ब्लो हो गई है, आर्क ब्लो से फ्यूजन भी हो सकता है कम हो जाए, पर पेनिट्रेशन ज़्यादातर इसलिए होता है क्योंकि आपने करंट को कम रख दिया है, सही नहीं रखा है। तो इसका आंसर है लैक ऑफ पेनिट्रेशन। लैक ऑफ मेटल डिपॉजिट आंसर नहीं है, अनइवन बीट डिपॉजिट तो बिल्कुल भी आंसर नहीं है। व्हाट इज द सॉल्यूशन इफ बर्न बैक अकर्स ड्यू टू इररेगुलर वायर फीडिंग इन GMAW प्रोसेस। GMAW प्रक्रिया में अनियमित वायर फीडिंग के कारण बर्न बैक होता है, तो क्या उपाय है? बर्न बैक क्या होता है कि जो हमारी आर्क है वो हमारे तार को पीछे तक पिघला देती है, और पीछे तक जब तार पिघल जाती है तो हमारी जो कॉन्टैक्ट टिप है, जो हमने अभी पीछे किसी क्वेश्चन में देखा है, उसके अंदर बस इतना ही जगह होती है जहाँ से वो तार लगातार निकलती रहे। तो जब पिघली हुई अवस्था में वो पीछे जाती है, आर्क वहाँ तक पहुँच जाती है, तो ये कॉन्टैक्ट टिप और वायर फ्यूज हो जाते हैं, मतलब उसमें एक किंक बन जाता है। क्या बन जाता है? किंक। किंक कहते हैं पिघला हुआ एक गोल गोल सा जो आखिर में रह जाता है। जैसे पिघल के कोई मेटल आपने पिघला हो तो आखिर में एक बॉल जैसी बन जाती है पिघली हुई, उसको किंक बोलते हैं। तो अगर वो जाके पिघल के अपने कॉन्टैक्ट टिप के साथ चिपक गई है, बर्न बैक हो गया है, तो पूछ रहे हैं क्या उपाय है? कट आउट किंक वायर। हाँ, उसे मोटी सी जो वो बन गया, एक बल्ब सा बन गया, उसे तो काटना ही पड़ेगा आपको, वरना उसके बिना तो वो चलेगा ही नहीं आगे। रिप्लेस ऑफ स्पूल। स्पूल कहते हैं जिसके ऊपर तार लिपटा हुआ है, उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, पीछे तक पूरा तार नहीं जल गया है, आपकी कॉन्टैक्ट टिप तक जाता है बस, बर्न बैक। तीसरा ऑप्शन है कट द किंक वायर एंड रिप्लेस स्पूल, और चौथा है एडजस्टेड टू किंक वायर अगेन। नहीं, देखिए इसका आंसर सी है, पर इसमें एक गलती है इस आंसर में। हमें स्पूल को रिप्लेस नहीं करना होता। स्पूल कहते हैं वो पूरी चक्री जिसके ऊपर मिग वायर लिपटी हुई है, वो वायर फीडर से पीछे लगी रहती है स्पूल। यहाँ पर रिप्लेस स्पूल की जगह कॉन्टैक्ट टिप लिखा होना चाहिए था। जब बर्न बैक होता है तो हम उस तार को उतना काट देते हैं जहाँ तक वो पिघल गया है, और क्योंकि उसने वो कॉन्टैक्ट टिप को ख़राब कर दिया है, उस टिप को हम बदल देते हैं, और वो टिप बहुत महंगी आती है बच्चों। तो अनाड़ी आदमी अगर मिग वेल्डिंग करेगा, GMAW वेल्डिंग करेगा, तो ये कॉन्टैक्ट टिप बार बार ख़राब होती रहेंगी। विच मेटल सर्फेसिंग मेथड इज़ आइडल फॉर थिन लेयर्स दैट कैन फ्लो टू कॉर्नर्स एंड एजेस ऑफ द जॉब। कौन सी धातु की सर्फेसिंग विधि पतली परतों के लिए आदर्श है, जो कोनों और नौकरी जॉब मतलब, अरे भैया हमारा जॉब, नौकरी नहीं, जॉब मतलब जिस पे हम वेल्डिंग कर रहे हैं, कि किनारों तक बह सकती है। ठीक है, मैं आपको इसका क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूँ, इंग्लिश में तो मुझे समझ में आ ही जाता है ना, कि ऐसी वेल्डिंग प्रक्रिया से सरफेसिंग मतलब हम किसी धातु के ऊपर एक पतली सी परत चढ़ा रहे हैं, एक पतली परत चढ़ा रहे हैं वेल्डिंग करके। इस तरीके के जॉब को करने के लिए सबसे उपयुक्त है आपकी गैस वेल्डिंग, क्योंकि गैस वेल्डिंग फिलर मेटल को जहाँ चाहेंगे वहाँ तक पिघला के उस तक पहुँचा देती है। क्योंकि गैस वेल्डिंग में तो बाहर से सोर्स आ रही है ना, आपका फिलर मेटल अगर पिघल के नीचे गिर भी गया तो उसको भी फैला देती है, वो उसको पिघली हुई अवस्था में ही रखती है। जब तक आप वहाँ से फ्लेम नहीं हटाओगे वो पिघली हुई अवस्था में रहेगी। इसका सबसे सही आंसर है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। बाकी सारी प्रक्रिया जो है टिग वेल्डिंग तो बहुत महंगी है। हम बहुत बड़ी सरफेस पे या छोटी सरफेस पे भी अगर पूरी सरफेसिंग करनी है हमें, मतलब वेल्डिंग से पूरी एक परत चढ़ानी है, तो टिग वेल्डिंग तो बहुत महंगी पड़ जाएगी। मिग वेल्डिंग से आप कर सकते हो, लेकिन वो पतली नहीं रह पाएगी मिग वेल्डिंग। तो जहाँ पर वेल्डिंग हो गई उसे दोबारा आप मिग से पिघलाना चाहोगे तो और ज़्यादा वेल्डिंग हो जाएगी उसके ऊपर। इसका एक ही आंसर सही है, वो है सी। सबमर्ज डार्क वेल्डिंग तो बहुत मोटी वेल्डिंग एक बार में करता है।
विच टाइप ऑफ कोर वायर इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग कार्बन स्टील, एलॉय स्टील एंड स्टेनलेस स्टील अंडर FCAW। FCAW के तहत किस प्रकार की कोर तार कार्बन स्टील मिश्रित धातु इस्पात और स्टेनलेस स्टील के वेल्डिंग के लिए उपयुक्त है? आंसर में क्या लिख रखा है? फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड, यस। गैस शील्डेड फ्लक्स वायर, FCRA में फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड, यही आंसर है, क्योंकि FCAW क्वेश्चन में आपको प्रोसेस दे रखा है वेल्डिंग का, तो उसमें इलेक्ट्रोड भी फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड ही प्रयोग होगी, और कोई ऑप्शन इसका इतना सही नहीं है जितना ए ऑप्शन है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया ए। तो आज का ये टेस्ट हमने पूरा किया। वेल्डर थ्योरी की प्लेलिस्ट में अभी तक मैंने इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो नहीं डाली है, पर मैंने कोशिश की है कि हर क्वेश्चन को आपको समझा के उसके आंसर को समझा सकूं। कुछ क्वेश्चंस इसमें गलत हैं, कुछ के आंसर्स इसमें गलत हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया, और भारत स्किल्स पोर्टल पे आंसर की में वो आंसर क्या दे रखे हैं वो भी आपको समझा दिया। अब आप अपने विवेक से परीक्षाओं के लिए तैयारी करें। वेल्डर एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड और बहुत बेहतरीन ट्रेड है। अगर आप इस काम में महारत, अपने कौशल को बढ़ाते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको जॉब्स की कोई कमी है। ऐसी जॉब्स जो आपको जीवन में एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका बेहतर कर सकती है। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, खुश रहें।